ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग का मैकेनिक्स में एक बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 इसको बोलते हैं। चैप्टर का नाम है वर्चुअल वर्क। क्या चैप्टर का नाम है? वर्चुअल वर्क। अच्छा, जैसे हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो वर्चुअल वर्क तो नाम से पता चल रहा है कि वर्चुअल का हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? आभासी बल कार्य, आभासी कार्य। यानी कि वर्चुअल वर्क होता क्या है, ये पहले हम लोग थोड़ा इमेजिन करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्या है, एक लेबर है जो 50 किलो सर पे वेट लिए, 50 किलो जो भी उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वेट लिए एक जगह पे खड़ा हुआ है। अब कोई लेबर एक जगह पे वो खड़ा हुआ है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं। ऐसा नहीं कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा होगा, थ्रस्ट का फोर्स उस पर लग रहा होगा, थ्रस्ट का फोर्स उस पर लग रहा होगा, लेकिन उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है, क्योंकि वो एक जगह पे खड़ा हुआ है। तो उसका मतलब वो वर्क डन वो कितना कार्य कर रहा है? जीरो कार्य कर रहा है। और जो ठीक है, तो वर्चुअल वर्क का मतलब ये हो गया। अगर हम लोग थोड़ा सोचें कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी रेस्ट में है, एक बॉडी कैसी है? रेस्ट में बॉडी है, और उसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो हम उस बॉडी में करेंगे क्या कि उस बॉडी को अपनी साइड से क्या करेंगे? अपनी साइड से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में नहीं होगा, जो डिस्प्लेसमेंट क्या एक्चुअल में नहीं होगा, जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में नहीं होगा, बट हम क्या करेंगे? थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे अपनी साइड से, जो आभासी डिस्प्लेसमेंट होगा, जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो हमारा वर्क डन होगा सिस्टम में, जो भी सिस्टम होगा, जो भी बॉडी होगी, उस बॉडी में उस जो आभासी विस्थापन के कारण जो आभासी वर्क डन होगा, आभासी कार्य होगा, वो क्या कहलाएगा? वही आभासी कार्य कहलाएगा। यानी कि वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्चुअल वर्क डन। वर्चुअल वर्क डन होता क्या है? यहां से थोड़ा आप ये सोच सकते हो कि व्हाट इज द वर्चुअल वर्क डन। सपोज वी हैव अ बॉडी, वी हैव अ बॉडी एंड द वर्क डन ड्यू टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क डन। तो वर्चुअल वर्क क्या होता है? जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क डन होता है वो वर्चुअल वर्क डन होता है, जो एक्चुअल में नहीं होता, बट हम लोग अपनी साइड से उसको, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, एक बॉडी ले ली, ये सपोज करिए कोई बॉडी है, इसको मैंने डिस्प्लेस किया हुआ है, ये रेस्ट में है, इस पे अभी ये कैसी है? इक्विलिब्रियम में है। सॉरी, इक्विलिब्रियम बात करें, ये बॉडी बॉडी कैसी है? रेस्ट में बॉडी है। जब ये बॉडी रेस्ट में है तो मैंने इसको डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा क्या किया, इसमें हमने विस्थापन दे दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। मान लिया ये बॉडी दूसरी, इसकी पहले पोजीशन ये थी, सपोज कर रहा है ये यहाँ पे आ गई, ठीक है ना, ऐसे आ गई। तो इसमें दो तरीके के चेंजेस आ सकते हैं। एक तो इसका एंगल बदल सकता है। एंगल मान लेते पहले एक थीटा एंगल पे थी, अब ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे हो गई, थोड़ा एंगल में चेंज हो गया। और और थोड़ा सा इसमें ट्रांसलेशन हो गया, पोजीशन भी चेंज हो गई, यहाँ पे थी यहाँ ट्रांसलेट हो गई, एंगल में थोड़ा चेंज हो गया। तो मतलब ये है कि जब हम किसी बॉडी में उसको बॉडी को थोड़ा अपने साइड से जो हम विस्थापन देंगे, अपनी साइड से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो वहां पे दो तरीके के चेंजेज होंगे। एक तो उसकी पोजीशन बदलेगी, दूसरा एंगल बदल जाएगा उसका, है ना। तो ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि बॉडी को जब भी हम डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा? उसमें ट्रांसलेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेशन होगा ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। थोड़ा सा बॉडी रोटेट हो जाएगी, तो दो तरीके के विस्थापन हो सकते हैं, दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा जो एक साथ होगा। यानी कि एंगल में चेंज आ सकता है उसके, और पोजीशन में चेंज आ सकता है ड्यू टू रोटेशन एंड ड्यू टू ट्रांसलेशन। तो चलिए यहीं पे तो वर्चुअल वर्क डन समझ गए होंगे। आई होप वर्चुअल वर्क डन क्या होता है
कि जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन बॉडी पे होता है वो हमारा वर्चुअल वर्क डन कहलाता है, जो एक्चुअल में नहीं होता है, बट अपनी साइड से हम क्या करते हैं, बॉडी को थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, तो वही हमारा उसके कारण जो वर्क डन हो जाता है क्या कहलाता है, वो वर्चुअल वर्क डन कहलाता है, वर्चुअल वर्क कहलाता है। ठीक है, वर्चुअल वर्क क्या होता है, वह वर्क जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण आता है। ठीक है चलिए, यहीं पे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, एक बार हम समझ लेते हैं। अच्छा, एक बात ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है, आप इस चीज को थोड़ा नोटिस करिएगा कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, सपोज इसको नोट करके लिख लीजिए, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वर्चुअल वर्क डन अगर आप समझ लिखना चाहें तो लिख लें। द वर्चुअल वर्क इज द वर्क बिकॉज ऑफ virtual displacement. Suppose we have a body, suppose a body is in equilibrium, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब हमें कंडीशन पता करनी है कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसे हो सकती है। सपोज करेंगे ये हमारी कोई बॉडी है ये हमारी कोई बॉडी है, हमारी बॉडी का मतलब हमारी बॉडी नहीं, ये कोई बॉडी है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने माने कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, तो मान लेते हैं एक फोर्स ये लग रहा है R1 दूरी पे, ये फोर्स F1 हो गया इस पे, ये R2 दूरी पे F2 फोर्स हो गया, एंड ऐसे ही फोर्स लग रहे होंगे, दैट इज R3 F3 फोर्स, एंड डॉट 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 ऐसे ही हमारे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, दैट इज Fn Rn डिस्टेंस पे, है ना। ये बहुत सारे फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, ठीक है, n फोर्सेस हैं, n डिस्टेंस पे इस बॉडी पे लग रहे हैं। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है ना, और इक्विलिब्रियम में सपोज करो है, जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इस पे लगने और जितने भी फोर्स लगेंगे ना उनका सम क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, अलजेब्राइक सम क्या होगा, जीरो होगा। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं यानी कि समेशन Fi इज इक्वल टू जीरो, I वेरीज फ्रॉम 1 to n, ऐसा होना चाहिए। जितनी इक्विलिब्रियम में है तो इस पे दो तरीके के चेंज हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम में है, हमने डिस्प्लेस, जैसे इसको मैंने क्या किया, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम में ही है तो सम ऑफ फोर्सेस ऑल जीरो होगा, और सम ऑफ कपल भी क्या होगा, जीरो होगा। सम ऑफ कपल इज आल्सो जीरो। क्या कहते हैं सम ऑफ कपल, Ri क्रॉस Fi, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। सम ऑफ ऑल कपल आर जीरो, 1 to n, ये दो इक्वेशन होंगे। इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो एंड द सम ऑफ द कपल्स इज आल्सो जीरो। कपल जी से लिखते हैं, इसको ऐसे लिख लो, और करके ऐसे भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू 1 to n GI इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। दो इक्वेशन हमारे पास बचपन से ही है, जो पहले से पढ़े हुए हैं, शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े हों। जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उस पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सब फोर्सेस का सम क्या होता है, जीरो होता है, और जो उसका कपल होगा ड्यू टू दीज फोर्सेस, जो कपल होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास हैं। पहले हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन या कोई कंडीशंस निकालते थे तो हमारे पास दो इक्वेशन थे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और इक्वेशंस बनेंगे, उनकी हेल्प से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब बॉडी कोई इक्विलिब्रियम में रहती है तो उस पे जो अलजेब्राइक सम होता है फोर्सेस का वो सब जीरो होता है, और अलजेब्राइक सम ऑफ द ऑल कपल्स इज आल्सो जीरो। तो दो इक्वेशन ये हमारे पास हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दो जब बॉडी को इक्विलिब्रियम में है तो दो इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए अब लिखते हैं, और ये इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ, इसको इफ एंड ओनली इफ लिख लीजिए, क्योंकि अगर एक कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये दो इक्वेशन हमेशा होल्ड होंगे, दीज टू इक्वेशन। सपोज इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिए, सपोज करो, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तो हमेशा हमारे पास ये वाला इक्वेशन हमेशा होगा,
इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो इक्विलिब्रियम में भी होंगे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब बोथ साइडेड। व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन ये टू कंडीशंस होंगी, और जब ये टू कंडीशंस किसी बॉडी पे हो रही होंगी ना तो वो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होगी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। चलिए फिर आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। चलो इसे हटाते हैं, अब प्रिंसिपल पढ़ते हैं वर्चुअल वर्क का क्या है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आपको ध्यान भी रखना है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्या होता है ये? चलिए देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है? इसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बॉडी। चलिए लिख देते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लिख लीजिए। अच्छा पहले समझ लेते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये कहता है कि अगर कोई नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, एक बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी? जो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को हम क्या करेंगे? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे। उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण, उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन होगा इस बॉडी के द्वारा वो कितना होगा? फोर्सेस के द्वारा जो इस बॉडी पे वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। सम ऑफ वर्क डन इज जीरो ड्यू टू ऑल फोर्सेस। तो इसके हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे होंगे ना, उन फोर्सेस के कारण जो भी इस बॉडी पे वर्क डन होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। अगर हम इस बात को थोड़ा और एलिबरेट करें तो क्या होगा कि इस बॉडी की कोई भी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट चेंज नहीं होंगे। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट जैसे मैंने क्या किया कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको दिया, इस बॉडी को क्या किया? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया। तो जो वर्चुअल होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो उस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण होगा क्या कि इस बॉडी के कंस्ट्रेंट चेंज नहीं होने चाहिए। कंस्ट्रेंट चेंज होने का मतलब जैसे ये बॉडी जैसी है ना वैसी डिस्प्लेसमेंट देने पे ये चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बदली है वहां जाके इसकी पूरा शेप ही बदल गया, कुछ और हो गया, ये ऐसे 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 हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब भी हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो बॉडी में जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट है वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट चेंज नहीं होंगे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो फोर्स हम लोग इस पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन होगा तो सम ऑफ ऑल वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। बॉडी पे वर्क डन कहने का मतलब क्या है? जीरो होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये आपको याद रखना है? बिल्कुल पता होना चाहिए। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है? लिखते हैं द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीधे सीधे यहां से ये सीधे सीधे 14 मार्क्स की थ्योरम पूछी जाती है, सीधे 14 मार्क्स की, कि स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। और बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ स्टेट करें, समझो ये प्रूफ हो गई। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a body to be in equilibrium
इक्विलिब्रियम एक्टिंग फोर्सेस ऑन इट, एक्टिंग फोर्सेस ऑन इट क्या होगा, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट फॉर ए बॉडी, बॉडी और द सिस्टम बोलते हैं, एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी या बॉडी लिख दीजिए, टू बी इन इक्विलिब्रियम टू बी इन इक्विलिब्रियम एक्टिंग फोर्सेस ऑन इट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए, यहाँ पे लिख दीजिए रिजिड बॉडी, फॉर ए रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम acting forces on it is that the algebraic sum of work done due to forces due to small displacement, due to स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया था उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण, जो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया था उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन होगा इस पे, द अलजेब्राइक सम ऑफ द वर्क डन ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, अलजेब्राइक सम जो वर्क डन होगा ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण वो क्या होगा 0। बट ये भी ध्यान रखना, कीप इन माइंड, ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि जो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे इसके कारण जो हमारी बॉडी के कंस्ट्रेंट होंगे वो चेंज नहीं होने चाहिए, जो कंस्ट्रेंट्स होंगे, जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट होंगे, एंड बट ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, but geometric constants of a body, या of rigid body या body ही लिख लीजिए, of body does not change, ये भी खत्म हो गया मार्कर क्या, does not change। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या कहता है, अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम एक्टिंग फोर्सेस ऑन इट इज दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ द वर्क डन ड्यू टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने वर्चुअल दिया था, वर्चुअल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो उस पे वर्क डन हुआ, फोर्स तो उस पे एक्टिव हो रहा था, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो हमारा वर्क डन होगा उनका सबका अलजेब्राइक सम कितना होगा 0 होगा, है ना, किसी बॉडी पे, ये हमको शो भी करना है। चलिए, अलजेब्राइक सम 0 होगा, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ये भी ध्यान रखें। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस होती है। ठीक है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस कैसी कंडीशंस होती हैं, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। चलिए इसको साफ करते हैं, फिर इसका प्रूफ भी करते हैं। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बॉडी मान लेते हैं। तो मान लिया ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, मान लेते हैं n फोर्सेस इस पे एक्ट हो रहे हैं, डिस्टेंस क्या है r1 r2 r3। let us consider a rigid body and fi I varies from 1 to n with the n forces acting on this body from the distance at the distance r1 r2 r3 and rn। तो मान लेते हैं बॉडी है, इस पे f1 डिस्टेंस r1 एंड f2 डिस्टेंस r2 एंड
ऐसे ही F3 R3 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही क्या हो रहा है Rn पे Fn फोर्सेस इस पे बॉडी पे क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस इस पे एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, N फोर्सेस। लेट अस कंसीडर, लेट अ रिजिड बॉडी एंड let I varies from 1 to dot 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 n forces acting on it at the distance ri, I varies from 1 to dot 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 n, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल ठीक है। एक बॉडी है, उस पे मान लिया अभी कुछ नहीं किया मैंने, फोर्सेस माने हैं Fi, बहुत सारे फोर्सेस इस डिस्टेंस पे R1 R2 Rn डिस्टेंस पे लग रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है बस, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हमने कर दी है। अब एक बात बताइए ये कि ये बॉडी अभी तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन में है, अब हम करेंगे क्या, अब हम इस बॉडी को क्या करेंगे, जो भी बॉडी है उस बॉडी को क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें हम लोग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे, जो एक्चुअल नहीं होगा, ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये फोर्सेस वेक्टर में लिखें ज्यादा सुंदर लगेगा, वेक्टर एफ एंड वेक्टर R1 R3 R2 एंड Rn, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको मैंने क्या किया, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोले तो उसी के कारण हमारा वर्चुअल वर्क डन होगा। तो इस बॉडी में हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। अब वो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेशन होगा और थोड़ा सा रोटेशन भी होगा, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो बॉडी में दो तरीके का डिस्प्लेसमेंट हमने दिया हुआ है, हो सकता है बॉडी थोड़ी जब हमने ट्रांसलेट की हो तो थोड़ी मूव हो गई हो, कुछ एंगल पहले कुछ और था, पहले फिर बाद को उसका कुछ और एंगल हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, तो इस टाइप से हम मान लेते हैं। तो इसके कारण let di be the displacement, let vector di I varies from 1 to n, या वेक्टर सब हर पॉइंट का नहीं होगा, let di be the displacement, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल मान लेते हैं, लेट बी आई बी द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। एक हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये डी आई कितना होगा, तो डी आई हमने वर्चुअल दिया हो तो कितना होगा, ये डी आई वर्चुअल कितना, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन होगा। तो जो भी हमने वर्चुअल थोड़ा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है वो या ट्रांसलेशन होगा और क्या होगा, रोटेशन होगा। तो मान लेते हैं इसको ट्रांसलेशन होगा, तो वो मान लेते हैं डेल्टा जीटा हमारा ट्रांसलेशन है, क्या है, डेल्टा जीटा हमारा ट्रांसलेशन हो गया, प्लस और इसमें क्या होगा, और इसमें ड्यू टू रोटेशन थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आएगा, ड्यू टू रोटेशन वो कितना होगा, डेल्टा ओमेगा, ठीक है, क्रॉस आर आई। अब आप ये सोच रहे होंगे आपके दिमाग में कि ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये तो हमने चलो मान लिया है ट्रांसलेट बॉडी को यहाँ पे है तो यहाँ पे थोड़ी बढ़ा दी है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक बात है, बट ये वाला जो रोटेशन है तो इसमें कंफ्यूज है थोड़ा, है ना। चलिए इसको क्लियर करते हैं, ये रोटेशन कैसे, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ये कैसे आ गया। पहले हम मान लेते रोटेशन अबाउट कोई एक्सिस के अबाउट हुआ है बॉडी का, थोड़ा मान लेते हैं ये एक्सिस है हमारी, ठीक है ना, ये एक्सिस है, इस चीज को क्लियर कर रहे हैं तो आप इस डायग्राम को बना भी सकते हैं। तो इनिशियल में मान लेते हैं हमारी बॉडी की पोजीशन ये थी, ठीक है ना, और जब बॉडी को मैंने ट्रांसलेट किया तो उसमें थोड़ा सा रोटेशन हो गया, तो इतना मान लेते कुछ रोटेशन हो गया, फिर उसकी पोजीशन ये हो गई, क्यू हो गई, पहले पी थी फिर क्यू हो गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है डेल्टा ओमेगा,
ये एंगल कितना है, पहले मान लेते P था, फिर कितना हो गया Q, ये ओमेगा कितना हो गया डी ओमेगा मान लिया। इनके बीच में जो चेंज जो हमारा ड्यू टू रोटेशन ये जो डिस्प्लेसमेंट आया उनके बीच में का एंगल क्या है, मान लेते ओमेगा है, डी ओमेगा। तो ये कोई मान लेते हैं फिक्स पॉइंट है, दैट इज द फिक्स पॉइंट, ठीक है ना, दिस इज द फिक्स पॉइंट आर। एक पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, चूंकि बॉडी रिजिड बॉडी है तो जो डिस्प्लेसमेंट सब पार्टिकल के लिए होगा, जैसे एक पार्टिकल का हम डिस्प्लेसमेंट निकालें वो सब पार्टिकल के लिए हो जाएगा, क्योंकि बॉडी रिजिड बॉडी, अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी है तो अगर जितना डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल में होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट सभी पार्टिकल में होगा, और जितना रोटेशन एक पार्टिकल में होगा उतना ही रोटेशन सभी में होगा, क्योंकि बॉडी रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी है तो एक पार्टिकल जो काम करेगा वही सारे पार्टिकल करेंगे, ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल में होगा वो सब में होगा, जो रोटेशन एक पार्टिकल में होगा वो सभी पार्टिकल में वही रोटेशन होगा। तो इसलिए एक पार्टिकल का निकाल लेते हैं, सबके लिए तो जनरली आर आई लिख देंगे, जैसे आर की जगह आर आई लिख देंगे तो सभी के लिए हो जाएगा। चलिए तो यहां से ये फिक्स पॉइंट है ओ, यहां से दूरी इसकी मान ले आर दूरी है। पहले हमने जो बॉडी को रोटेट किया है तो पहले पोजीशन मान लिया पी थी, फिर उसको जब जो थोड़ी बॉडी रोटेट हुई है उसकी पोजीशन क्यू हो गई, और पी और क्यू के बीच का एंगल कितना हो गया डी ओमेगा। अब फिक्स पॉइंट से ये दूरी मान ली आर है। तो एक बात बताइए, ये आर है, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये कोई एक्सिस है मान लेते हैं, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये आधार है, ये लंब है, ये कांड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी ये दूरी, ये वाली डिस्टेंस आर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर ये डिस्टेंस चाहिए, लंब और आधार आना चाहिए दोनों में। किसमें लंब और आधार आता है, नहीं, अगर सही से देखो तो ये थोड़ा गड़बड़ा मामला लग रहा है। ये अगर सही से देखेंगे तो इसके सामने वाली लंब होगी, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो आधार ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, तो लंब और कर्ण किसमें आता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा, इस पॉइंट को चलो मान लेते हैं पी क्यू आर, आर पॉइंट मान लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि पी आर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आर। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर साइन थीटा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई आर साइन थीटा, ठीक है। तो अब हमको चाहिए क्या, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए PQ चाहिए, क्योंकि ये PQ है क्या, PQ ही तो हमारा रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है, ड्यू टू रोटेशन, जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ड्यू टू रोटेशन आया वो कितना है PQ, तो PQ हमको चाहिए। चलिए ये बात समझते हैं यार साइन थीटा कैसे आ गया। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो एंगल बराबर क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल क्या है डी ओमेगा, आर्क कितनी है PQ जो हमें चाहिए, और रेडियस कितना है आर साइन थीटा, है ना। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, PQ बराबर कितना हो जाएगा, ये सब रफ वर्क है ये वाला, आप साइड में कर लीजिएगा। PQ बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा ओमेगा इंटू आर साइन थीटा, और ये कितना होगा सही से लिखो डेल्टा ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। क्रॉस प्रोडक्ट की यही तो डेफिनेशन होती है, जैसे ए क्रॉस बी की वेक्टर में क्या डेफिनेशन होती थी, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो वही तो लिखा है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, तो क्या होगा डेल्टा ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। ये एक पार्टिकल के लिए लिया है, सबके लिए लेंगे जनरली तो कितना हो जाएगा आर आई, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये कहां से आ गया डेल्टा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर आई, ये यहां से आया है। ये क्या डिस्प्लेसमेंट है,
ड्यू टू रोटेशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रोटेशन। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ये साइड में आप लिख सकते हो, डेरिवेशन में भी इसका यूज कर सकते हो, ये डेरिवेशन का ही पार्ट है, जितनी भी कैलकुलेशन होगी। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। या इस चीज को आप लिख लीजिएगा, लिखा देते हैं इसको, ये बना लीजिएगा। दिस इज P एंड Q, और रोटेशन के कारण ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डी ओमेगा, एंड फिक्स पॉइंट से दूरी मान लेते हैं, दिस इज O, ये r साइन थीटा हो जाएगा बिकॉज दिस इज द थीटा। तो यहां से जब हम PQ निकालेंगे तो PQ इज इक्वल टू कितना आएगा, डी ओमेगा इंटू r साइन थीटा। सो PQ इज इक्वल टू डी ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ठीक है ना। तो PQ, ये आपको ध्यान रखना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रोटेशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रोटेशन, एंड ये दिस इज द ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रोटेशन। ये भी हमारा साइड नीचे लिख लीजिएगा, ये ऐसे आ गया है इस पार्ट का, है ना। अब ये नोट करो, फिर आगे प्रोसीड करें। इसमें अब वर्क डन का फार्मूला लगाओ। अब डिस्प्लेसमेंट हमको पता चल गया है, तो फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंटू वर्क डन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स का मतलब वर्क डन। करिए, चलिए अब तो हो गया ना सब। अब तो यहीं पे थोड़ा समझने वाला होता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है बॉडी में किस कारण आया है, ये ट्रांसलेशन के कारण है, ये रोटेशन के कारण, ठीक है। बस अब क्या करना है, वर्क डन निकालना है, छोटी सी कैलकुलेशन है, बस कर देते हैं। इधर ध्यान रखिएगा, ये करना है इधर। तो वर्क डन, वर्क डन जो स्मॉल पार्टिकल के कारण वर्क डन होगा, एक पार्टिकल का निकाल लेते हैं, सबका चाहिए होगा, समेशन लगा देंगे, निकल आएगा आसानी से। तो वर्क डन ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन होगा वो मान लेते कितना है, डेल्टा डब्ल्यू आई, ठीक है ना। तो या डेल्टा डब्ल्यू आई, ठीक है, या डब्ल्यू आई लिख लो। तो डब्ल्यू आई क्या होगा, एफ आई डॉट डी आई, एफ आई है ना, डॉट डी आई। डी आई कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा जीटा, डेल्टा जीटा क्रॉस सॉरी प्लस एंड डेल्टा ओमेगा क्रॉस आर आई, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में क्लियर। अब मल्टीप्लाई कराइए इसके अंदर, तो डब्ल्यू आई कितना हो जाएगा, डब्ल्यू आई इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो एफ आई डॉट डेल्टा जीटा एंड प्लस एफ आई डॉट डेल्टा ओमेगा क्रॉस आर आई, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, एफ आई डॉट जीटा सॉरी डल जीटा एंड प्लस, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये ट्रिपलेट जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है वो होता है, वो कैसे लिखते हैं हम लोग, 12th में पढ़ा होगा, एफ आई डेल्टा जीटा एंड आर आई, ये ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट, आपने पढ़ा होगा ऐसे बचपन में, ये ए बी सी ऐसे वेक्टर में पढ़ा होता था। ये क्या होता था, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। और इसकी खास बात यही है कि आप ये कर सकते हो इसमें, जैसे इसको उठाएं, इसमें की कुछ प्रॉपर्टी भी है, अगर पास पास वाले आप चेंज करते हो तो माइनस आ जाता है। इसकी खास बात क्या है, इसमें पास पास वाले अगर आप चेंज करते हो तो क्या आता है, माइनस आ जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं क्या करूं, बी को यहां पे लेके आऊं और ए को यहां ले जाऊं, बी को यहां पे लेके आऊं और ए को यहां ले जाए तो क्या चेंज हो जाएगा, देखना जरा। या इसको पहले चेंज करें, इसको चेंज करते हैं,
या पहले इसको चेंज कर लो। चलो इसको चेंज करते तो माइनस बाहर आ जाएगा, देखिएगा ये किसके बराबर होगा, इसको चेंज करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर सी, ये हो जाएगा पक्का, ये इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक आ तो रहा है वैसे। अब अगर इसको और इसको चेंज करूं, इसको चेंज करोगे तो एक और माइनस आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस, जैसे माइनस ये है। अब इसको चेंज करोगे तो एक और माइनस आ जाएगा, बी सी ए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी ए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, यहां पे यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ आई डी जीटा एंड प्लस, जब इसको चेंज करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा ये बाहर, माइनस डेल्टा ओमेगा एफ आई और आर आई, ठीक है ना। अब आर आई एफ आई को चेंज करेंगे, माइनस और बाहर आएगा तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज एफ आई डी जीटा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये डेल्टा ओमेगा, सॉरी डी डी लिखते चले जाते हैं, दिस इज डेल्टा, डेल्टा डी ज्यादा अंतर नहीं इसमें है, बट एक नोटेशन लिया है पार्टिकुलर तो वो लिख लेना, दैट इज ये कितना हो जाएगा, आर आई एंड एफ आई, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब इसकी परिभाषा वही जो बचपन वाली, तो एफ आई डेल्टा जीटा एंड प्लस डेल्टा ओमेगा डॉट आर आई क्रॉस एफ आई, ठीक है। यहां तक लिख लो, अच्छा चलिए यहां तक पहुंच गए हम लोग। एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, वो इक्वेशन हमको टोटल वर्क डन बॉडी पे चाहिए, तो एक पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं, सबके लिए चाहिए, समेशन लगा देंगे, बात खत्म। तो अभी जनरल निकाल रहे हैं, सबके लिए क्या करेंगे, समेशन लगा देंगे, या ठीक है। चलिए इसको साइड में हम हट रहे हैं, सब नोट डाउन करिए, थोड़ा उधर साफ करें, उसके बाद ड्राइव करें। चलिए वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है। इस वाला ये वाला पार्ट हटा रहे हैं, तो आई होप ये समझ आया होगा कहां से लेके आए हैं, बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज, आपको याद भी होना चाहिए। डब्ल्यू आई कितना आया, ये एफ आई डेल्टा जीटा एंड प्लस डेल्टा ओमेगा एंड वेक्टर आर आई क्रॉस एफ आई, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन चाहिए, क्या होगा, डब्ल्यू, इस पे क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे, तो समेशन आई वेरीज फ्रॉम एन पार्टिकल है 1 to n एफ आई डॉट डेल्टा जीटा एंड प्लस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा ओमेगा डॉट आर आई क्रॉस, ठीक। एक बात बताइए, इसको अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ये तो आई से इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि बॉडी कैसी है, रिजिड बॉडी है, जो डेल्टा जीटा एक के लिए होगा वो सबके लिए होगा, जो डेल्टा जीटा एक पार्टिकल के लिए होगा सबके लिए होगा, तो ये तो एक तरीके से आई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और इधर ही वैसा जितना रोटेशन एक पार्टिकल में होगा उतना ही सब पार्टिकल में होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बॉडी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी होने की वजह से जितना भी रोटेशन एक पार्टिकल में होगा उतना रोटेशन सभी पार्टिकल में, जितना ट्रांसलेशन एक पार्टिकल में उतना सभी में होगा। तो दीज आर द कांस्टेंट फॉर एवरी पार्टिकल। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस चीज को, इस पे समेशन लगेगा नहीं तो समेशन अलग कर देते हैं। तो ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to n और एफ आई, इसको अलग कर लिया और इसको लिख लिया डेल्टा वेक्टर डेल्टा जीटा एंड प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n
1 to n डॉट प्रोडक्ट है, इधर लिखो या उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो आर आई क्रॉस एफ आई, ठीक है ना। तो इस पे ऐसे लगा देंगे ये और डेल्टा ओमेगा। तो दिस इज द डब्ल्यू, और ये टोटल फोर्स होता है ऑन द बॉडी। तो टोटल फोर्स इसको क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एफ, वेक्टर एफ डॉट डेल्टा जीटा एंड प्लस दिस इज व्हाट, ये टोटल कपल ऑन द बॉडी दैट इज राइटिंग ऑन सॉरी जी, कैपिटल जी डॉट डेल्टा ओमेगा एंड द डब्ल्यू, ठीक है। ये ध्यान रखना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, हमारा टारगेट था ये इक्वेशन निकालना। अब वो जो कह रहा अगर वर्क डन 0 हो जाए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वर्क डन 0 होगा। ये प्रूफ करने को था, यहां तक पहुंचने का हमारा काम था। यहां तक पहुंच गए, उसके बाद कुछ करना ही नहीं। वो कह रहा है कि ऐसा करिए, हम जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन ये कह रहा है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पे वर्क डन जितना भी है उनका अलजेब्राइक सम क्या होगा, 0 होगा, यानी कि टोटल वर्क डन 0 होगा। और अगर टोटल वर्क डन 0 हो गया तो अलजेब्राइक सम क्या होगा, तो उस पे अगर टोटल वर्क डन 0 हो गया तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, अगर इक्विलिब्रियम में है तो वर्क डन 0 हो गया। दोनों साइड से प्रूफ करना है। तो यहां तक तो पहुंच गए। चलिए इस साइड को भी हटाते हैं। चलिए पहले सीधा मान के चलना है, लेट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोले तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ, मैंने बोला था इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0। algebraic sum of the all forces acting on the body is 0, that is summation fi is equal to 0, that is f is equal to 0। तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो अपन ने बताया था ना कि i is equal to 1 to n f i कितना होगा, that is called f, ये क्या होगा, 0 होगा। एंड कपल भी 0 होगा, समेशन i is equal to 1 to n g i that is called g, ये भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। जब ये दोनों चीजें 0 हैं, यूजिंग इन इक्वेशन 1, देन फ्रॉम 1 से क्या होगा, एफ भी 0 है, जी भी 0 होगा, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 इंटू डेल जीटा एंड प्लस 0 इंटू डॉट 0 इंटू डेल ओमेगा, कितना हो जाएगा ये, दिस 0 एंड दिस भी 0, टोटल क्या होगा 0। तो फोर्स क्या होगा, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया प्रूफ एक साइड से। कन्वर्सली भी प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली इफ W इज इक्वल टू 0, इफ W इज इक्वल टू 0, अगर W 0 हो तो क्या होगा, W 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 जब W 0 है तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, एफ डॉट डेल जीटा एंड प्लस जी डॉट डेल ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 हो जाएगा फ्रॉम 1, W 0 रख दिया। तो एक बात बताइए, डेल जीटा एंड डेल ओमेगा आर द आर्बिट्रेरी, जब डेल जीटा और डेल ओमेगा आर्बिट्रेरी हैं तो ये तो कभी 0 होंगे नहीं। जब ये 0 नहीं होंगे तो इसका मतलब एफ 0 होगा और जी 0 होगा। सिंस जो कि डेल जीटा एंड डेल ओमेगा आर आर्बिट्रेरी, कैसे हैं ये, आर्बिट्रेरी हैं। जब ये आर्बिट्रेरी होंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई इज इक्वल टू 0 एंड जी इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n जी आई इज इक्वल टू 0। और मैंने बोला था
कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्सेज और कपल जीरो हों तो बॉडी कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। सो दिस इंप्लाइज दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो यही प्रूफ करना था, है ना, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पे लगने वाले सभी फोर्सेस जो होंगे वो जीरो होंगे, मतलब बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पे जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, अगर वर्क डन जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ये प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम लोग जो मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है वहाँ पे इस पे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत आसान से वो करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। ओके, थैंक यू।